आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सुबह सवेरे आज के इस शानदार सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही तरोताजगी के साथ अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। राजू तिवारी जी नमस्कार। विजय पहाड़ी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आपको कट कट कर आवाज़ आ रही है? और मनोज भाई जुड़े हैं सहरसा बिहार से, वाह, पूरा बहुत सारा साहस लेके। और बहुत ही, हाँ वाह मनोज सर जी। नमस्ते। नमस्ते राजू जी, कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? जी जी सर, जी सर, प्रार्थना नहीं चलता सर, बढ़िया। क्या नहीं चल रहा है? जो प्रार्थना होता है, हाँ हाँ। प्रार्थना प्रार्थना जो होता है, हाँ हाँ। वो वो अच्छा नहीं चलता सर। हाँ, अच्छा। वो बढ़िया आवाज। ओके। वो सही से ब्रेक हो रहा था, जो साउंड चल रहा था वो ब्रेक हो रहा था ना। चलिए कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक जी सर। करूंगा। और मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? आप तक आ रही है सबको? चलिए, इंद्रजीत जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक सरल तरीके से, वाह, देख रहे हो विनोद, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं विनोद जी सबको। विनोद जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही तो बोलिए, नमस्ते बोल दीजिए या कुछ बोल दीजिए, जैसा बोलना चाहते हैं। राधे राधे बोल दीजिए। हैं? राधे राधे सर। राधे राधे। विनोद जी, देख रहे हो कैसे लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही बोल रहे हैं इंद्रजीत जी हैं, जो पूरा हाँ सर। सारे इंद्रियों को जीत लिए आ गए हमारे बीच। इंद्रजीत जी हैं तो सभी चीजों को जीत लेंगे। तो आज के सेशन में एक भजन बढ़िया से चल रहा था। आएगा जब बुलावा हरि का, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब आप पहले से ही छोड़ के रखिए, क्योंकि ऑलरेडी छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो किस चीजों को छोड़ना है? निराशाजनक चीजों को छोड़ दीजिए। दुख, तकलीफ, तनाव, चिंता, बुराई, द्वेष, क्रोध, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अच्छी चीजों को रखिए, क्योंकि किसी को देना होता है। हम रिले रेस में हैं, हम जिंदगी के ऐसे सफर में हैं जहां पर हजारों लाखों लोग मिलेंगे जिनको कुछ ना कुछ देते जाना है। तो आपके अंदर जो रहेगा वो आप देते चलिए, इकट्ठा करते चलिए, लेकिन कुछ लेके नहीं जाना है, यहीं से ही छोड़ के जाना है। बराबर है राजीव जी? है ना? सहमत है आप मेरी बात से? एक आनंद लेते हुए आप आगे बढ़िए। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जानेंगे, जो पीएम कुसुम योजना से जुड़ा हुआ है। जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो एक भाग ऐसा है जिसमें प्रमोशन में एग्जाम जो होते हैं उनमें सवाल आते हैं, वो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। और आप इस चीज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि सरकार की प्रायोरिटी क्या क्या है और सरकार की प्रायोरिटी से जुड़े हुए स्कीम्स क्या क्या हैं। तो वो एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उनकी अपेक्षा रहती है जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन ले रहे हैं वो इस योजना के बारे में जाने, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये योजना धरातल पर आगे बढ़े और इस योजना का लक्ष्य पूरा हो। तो आज इसी तरह की एक योजना पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। तो आपको लिए चलता हूं आज की योजना में। तो पहला जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। देखिए कितना बड़ा अभियान है ना राजीव जी? एक बड़ा अभियान है। तो आप सोचिए, इसमें से जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे, और सवाल नहीं भी आए तो आपको जानकारी भी उस महाअभियान के तौर पर होनी चाहिए, जैसा इसका नाम है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो पूरा नाम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान महाअभियान, तो इस योजना का मकसद जो है सबसे पहले किसानों के लिए है, और वो भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने से रिलेटेड है। साथ ही साथ किसान जो है किस तरीके से अपने जगह में कुछ नया उत्थान कर सकते हैं और उस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, और जिसके लिए सरकार सपोर्ट कर सकती है। तो ये जो है इसके लिए वित्त पोषण की एक योजना है पीएम कुसुम योजना। और इसके लिए बजट वगैरह जो है सरकार ने दिया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे।
तो अभी इस स्क्रीन में हमने फुल फॉर्म जाना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अभी तक के फुल फॉर्म भी इसका पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। जिसको जो मिनिस्ट्री लॉन्च किया था, उस मिनिस्ट्री का जो नाम है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, जिसको बोलते हैं MNRE, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये योजना जो है 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि किसानों को एक बहुत ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि वो फसल पैदा करते हैं और फसल पैदा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो उनको ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, पानी प्रदान करना, और साथ ही साथ जो किसानों को जो है उनके इनकम में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज फार्मर्स इनकम। तो पहला जो इस योजना का मकसद है वो है टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा है इंक्रीज फार्मर इनकम, जो किसान है उनकी इनकम बढ़े, क्योंकि किसानों की ज़मीन जो है उतनी ही है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई पैदावार नहीं हो रही है, वहाँ पर ऐसे संयंत्र स्थापित करना जिससे कि उनकी आय बढ़ जाए। दूसरा है रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें क्या कि ये जो सोलर संयंत्र स्थापित होंगे सौर ऊर्जा से संबंधित, इससे पॉल्यूशन कम होगा। और ट्रांजेक्शन अवे फ्रॉम डीजल इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में डीजल कंज्यूम हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो हटेगा। साथ ही साथ 2030 तक जो भारत का एक लक्ष्य है, एक कमिटमेंट है, कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस है उसको जो है इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने के लिए 40% तक ले जाएंगे 2030 में। तो उससे जुड़ा हुआ ये अभियान है। तो इस अभियान का फुल फॉर्म आपने जान लिया, और इस अभियान का जो है आपने उद्देश्य जान लिया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, 2019 में लॉन्च हुआ था। और इनिशियली ये योजना जो है 2024 तक था। तो द स्कीम वाज लॉन्च इन 2019 एंड वाज स्केल अप इन जनवरी 2024। तो ये योजना शुरू में 2019 से लेके 2024 तक था, जिससे 2024 में इसको स्केल अप किया गया और इसको एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2026 तक। तो 2019 से 2024 तक बनाया गया था, बाद में इसको बढ़ाया गया 31 मार्च 2026 तक। तो अभी तक आप बढ़िया सीख रहे हैं। इस स्कीम्स का जो उद्देश्य है, ये जो पीएम कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है ना, इस योजना का जो उद्देश्य है 30,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी वाला जो संयंत्र है उसको ऐड करना 2022 तक। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल जो बजट सपोर्ट है वो है 34,422 करोड़। तो आपको याद रखने वाली बात है 30,800 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी ऐड करना, मतलब हमारे देश में 30,800 मेगावाट जो है सोलर कैपेसिटी से, सोलर से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। उसके लिए लक्ष्य था 2022 तक, और अभी अब जो है बढ़ा दिया गया, स्केल अप करके 2024 तक था, फिर उसके अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनमें बजट लेआउट रखा है 34,422 करोड़ का। और इससे जुड़े जो सर्विस चार्जेस हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का, वो भी बजट में उसमें इसी में इंक्लूड है 34,422 करोड़ में। तो आपको अभी तक के दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली। एक तो फुल फॉर्म था प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दूसरा, ये योजना लॉन्च किया गया था 2019 में, 2024 तक स्केल अप किया गया था और उसको 2026 तक बढ़ाया गया है। और इसके लिए जो उद्देश्य रखा गया था 30,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करना, और 34,422 करोड़ का बजट लेआउट फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इस योजना के जो हैं तीन कंपोनेंट हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और कहीं समझ में नहीं आया तो आखिरी में पूछ लीजिएगा या बीच में भी पूछ सकते हैं। तो पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जान गए,
इस योजना का मकसद है किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ किसानों को बंजर या उनकी जो परती भूमि बोलते हैं ना, चरागाह भूमि, दलदली भूमि, या ऐसी भूमि जहां पर वो कृषि का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो कृषि भूमि पर भी वो सौर ऊर्जा या कोई रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक प्लांट जो है स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए प्रोत्साहन ये योजना देता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि किसानों को ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान, मतलब उनको इनकम बढ़ाना, फिर साथ ही इन्वायरमेंटल को भी सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं इस योजना में। तो इसके तीन कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए है कि जो फार्मर हैं, फार्मर कैन इंस्टॉल सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी ऑन देयर लैंड। तो पहला कंपोनेंट है कि जो भी किसान हैं अपने जो लैंड है वहां पर वो 2 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो किसान जो है, अब वो फसल पैदावार था, अब वो ऊर्जा देने वाला किसान बनेगा, है ना। जो बोलते हैं ना अन्नदाता था, अब ऊर्जादाता बनेगा। ये सही रहेगा राजू जी? पहले वो अन्नदाता था, अब ऊर्जादाता बनेगा। इसी उद्देश्य से जो किसान है वो 2 मेगावाट कैपेसिटी वाला जो है अपने खेत में वो पावर प्लांट लगा सकता है जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं हो रहा है। और दूसरा कंपोनेंट है कि फार्मर कैन इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप अप टू 7.5 HP कैपेसिटी। तो पहला कंपोनेंट है कि किसान जो है अपने भूमि पर सोलर प्लांट लगा सकता है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट कहते हैं, 2 मेगावाट कैपेसिटी तक। दूसरा है कि जो भी किसान है वहां पर 7.5 HP कैपेसिटी तक एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल जो है अपने खेत में जो है फसल में पानी सप्लाई के लिए कर सकते हैं। तीसरा है कि जो फार्मर हैं वो अपने जो सोलर प्लांट लगाए हैं उस प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पावर के उनको उसको बेच सकते हैं, और जिसको जरूरत है उनसे वो खरीद भी सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान को एग्रीकल्चर पंप बिठाने के लिए है, तो उसको अगर सप्लाई चाहिए एग्रीकल्चर का तो वो ले भी सकता है और उसको बेच बेच भी सकता है। तो इसका उद्देश्य है कि किसान जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, सोलर प्लांट स्थापित करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और अपने एग्रीकल्चर पंप का इस्तेमाल करे अपने खेतों में पानी के लिए, और बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रिड कनेक्टेड जो सिस्टम है उनको बेच दे और उसको आय अर्जन करे। हाँ फौजी प्रदीप जी, कुछ समझ में आया? आप जुड़ गए हैं? हाँ सर, अभी जुड़े हैं। समझ सबको में आ रहे हैं। सबको राम राम कर दीजिए। हैं? बढ़िया। हमारी तरफ काशी से विश्वनाथ महाराज की सबको जय राम बोल। राम और महादेव। हर हर महादेव। तो फौजी प्रदीप जी आ गए हैं, तो फौजी प्रदीप जी को हम समझा देते हैं कि पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जो किसानों को, जो अन्नदाता हैं उनको ऊर्जादाता बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। 2024 तक ये योजना का लक्ष्य था, लेकिन इसको 2026 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में 30,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करने का लक्ष्य रखते हुए 34,422 करोड़ का एक बजट आउटले रखा गया सरकार द्वारा, ताकि किसानों को वो 2 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित कर सकें अपनी पड़ती भूमि पर, अपने एग्रीकल्चर भूमि पर, या ऐसी जगह जहां पर वो खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं वहां भी स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, जो किसान हैं वो स्टैंड एलोन सोलर पंप एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं, जिससे कि अपने खेतों में वो पानी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ नदी है, जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ से सिंचाई के लिए। और तीसरा है कि जो एग्रीकल्चर पंप जो अपने सोलर हैं उन सोलर में अगर वो ऊर्जा बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसको ग्रिड के माध्यम से उसको बेच भी सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पर देखिए, जो तीन कंपोनेंट है जो अभी मैंने बताया, वही कंपोनेंट को यहाँ पर है। पहला है कि जो डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है, कि 2 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। और 10,000 मेगावाट तक के जो है उनका लक्ष्य है कि यहाँ पर हम लोग ऐसा एनर्जी जनरेट करेंगे, 2 मेगावाट वाले। दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर पंप, 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर पंप, जो सोलर बेस्ड पावर एग्रीकल्चर पंप्स होंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी 7.5 HP, जिसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 30-30 और 50-30। 30-30 का मतलब है जो नॉर्मल जगह होते हैं वहां पर 30 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 30 स्टेट नोडल एजेंसी देंगे, और 50-30 जो है डिफिकल्ट एरिया के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा देती है डिफिकल्ट एरिया में, क्योंकि आप डिफिकल्ट एरिया में भी ये वो सुविधाएं किसानों को पहुंचा रहे हैं। और सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख एग्रीकल्चर पंप, तो एक तीन कंपोनेंट हैं। पहला कि किसान जो है 2 मेगावाट तक बिजली संयंत्र सोलर के माध्यम से वहां स्थापित करें, और 10,000 मेगावाट तक डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड हो। दूसरा है कि 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर जो है वो स्थापित हो, 7.5 HP वाला। हाँ सदन जी, जुड़ गए गुड हैं आप? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और बताइए। बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका। बढ़िया, ठीक ठाक बहुत सर। अच्छा। तो सर अभी लेट जुड़े आप? हाँ सर, लेट अच्छा। मुझे लगा कि शाम को क्लास होगी, हाँ, लेकिन देखे कि सर का क्लास हो रहा है तो मैं ज्वाइन कर लिया। सब हरी हरी इच्छा, उसकी इच्छा के बिना वैसा माहौल बनता नहीं है ना। तो नहीं कर पाए कल, तो अभी कर रहे हैं, है ना। नहीं सर, सॉरी, नहीं, कुछ व्यवस्था विशेष रही सर। आप व्यवस्था देखते हैं, तमाम दिक्कतें आते रहते जी हैं। जी। ऐसी कोई हाँ सर, थोड़ा एक लाइन डिस्टर्ब करें, हाँ क्लास हाँ, ले। बताइए बताइए। अभी सर जो कंपोनेंट्स आप दिखा रहे हैं, मैं अपना सर्कुलर लेके बैठा हूँ। हम्म। और 6 ये लेटेस्ट सर्कुलर है सर, हम्म। सितंबर सितंबर का। तो हम्म। उस और सारी तो बात ठीक आ रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स बी में जो ये जो दिखा रहा है, आप सर 20 लाख दिखा रहे हैं, हमारा सर्कुलर 14 लाख बता रहा है स्टैंडलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। तो सर यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो रही है। बात तो वही हो रही जो बता रहे हैं आप, हाँ बट हाँ मेरे 14 लाख का फिगर दिया है, और कंपोनेंट हाँ। सी में 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप बता दे रहा है सर। ओके। तो इसमें तो आप क्या? आप उसको उसको भेज दीजिएगा। बाकी ये जो है गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साइड से है, हाँ और हाँ हाँ। आरबीआई की गाइडलाइन से है। आप नहीं, अपने सर्कल को भेज दीजिएगा, फिर जो अच्छा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी तुरंत में आर्यवर्त कृषि भेज दीजिए। ऊर्जा वो सब वही है सर, कुसुम, पीएम कुसुम योजना बिल्कुल सही मिल रहा है, टोटल सही मिल रहा है। पीएम तो कुसुम योजना सभी बैंकों के लिए समान है। अगर हाँ कोई वेरिएशन है तो उसमें आप दे दीजिएगा। लेकिन जो ये कंपोनेंट है, ये गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है। आप भी, हाँ, आपका भी सही मानता हूं मैं, आप दे दीजिएगा एक बार, हम डिस्कस अब करके मैं तुरंत मैं सही भेज जो रहा होगा हूँ बता सर, दूंगा। ये भेज रहा हूँ लेकिन सर। जो जो मूल बात है कि इनमें इस योजना जो है 2019 में शुरू हुआ था, 2024 तक चला, 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। तो कुछ जी, परिवर्तन जो है, मैं परिवर्तन को भी यहाँ पर कंसोलिडेट किया हूँ, सारे परिवर्तन, बट फिर भी हम आपका सम्मान करते हैं। आप दे दीजिएगा, उसको देख के हम करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट। ओके सर, तो ओके। जैसा कि कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है, बी कंपोनेंट में 30:30 है, और 50:30 है। डिफिकल्ट एरिया में 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, 30 स्टेट नोडल एजेंसी का रहेगा, और नॉर्मल में 30-30 रहेगा। और सोलर जो सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख एग्रीकल्चर पंप है, जैसे कि हमारे अभी अपने सदन जी बता रहे हैं कि यहाँ पर 20 लाख स्टैंड एलोन पावर जनरेशन है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने जो ऑलरेडी बन गए हों उनको माइनस किया है, वो सब देखने वाली बात है। लेकिन ये पूरा इनिशियली जो टोटल बजट लेआउट का स्ट्रक्चर है, जिसमें से 30,000 मेगावाट जो एडिशनल सोलर कैपेसिटी जनरेट करना, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की इनकम को बढ़ाना, साथ ही साथ 20 लाख स्टैंड एलोन एग्रीकल्चर पंप देना, मतलब इतने किसानों के पास स्टैंड एलोन पंप हो जाए जो सोलर से एग्रीकल्चर पंप चले और पानी की व्यवस्था हो। साथ ही साथ 15 लाख एग्रीकल्चर पंप जो है वो सोलराइज हो जाएं, मतलब 15 लाख जो हैं वो एनर्जी जनरेट करें और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली बेचें। ये इस योजना का उद्देश्य है। तो जो योजना का उद्देश्य है, जो कि मैंने पहले भी बातों बातों में आपको बता दिया है, कि ऐसे जो ग्रिड या ऐसे संयंत्र स्थापित करना जो
तो इस योजना का उद्देश्य to set up decentralized ground stilt mounted grid connected solar or other renewable energy power based power plant। तो इस योजना का उद्देश्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित करना जिसकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक हो, और इस सोलर प्लांट के माध्यम से जो भी सोलर पैनल जो होंगे उनमें जो विद्युत पैदा होगा उसको पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम को प्रोवाइड कराना, उनको जो है डिसेंट्रलाइज ग्राउंड पे कनेक्ट करना और स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट का एक सुनिश्चित व्यवस्था कराना ताकि किसानों को ऊर्जा सुरक्षा मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। ये उद्देश्य है। इसके लिए एलिजिबल एंटिटी या बारोवर कौन कौन है, आइए देखते हैं। इंडिविजुअल फार्मर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पंचायत इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और वाटर यूजर एसोसिएशन भी इस योजना के तहत वित्त पोषण या गवर्नमेंट की जो भी सहायता है, असिस्टेंट है, उसको ले सकते हैं। और जितने अभी एंटिटीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इनको बोलेंगे रिन्यूएबल पावर जनरेटर। क्या बोलेंगे सदन जी? इनको आरपीजी बोलेंगे। आरपीजी का मतलब क्या है? रिन्यूएबल पावर जनरेटर। हाँ, तो ये जो बोरोवर होंगे या जो एंटिटीज होंगे इनको एक नाम दिया गया है आरपीजी, रिन्यूएबल पावर जनरेटर। मतलब वो पावर जनरेटर होंगे। पहले वो अन्नदाता थे, अब ऊर्जादाता बन ये जाएंगे अच्छा लगता इस है, योजना ये के लाइन तहत। थोड़ा ये बात, याद करने के लिए अच्छा है सर ये। हाँ, पहले दाता अन्नदाता उठे। थे। हाँ, अन्नदाता थे, अब ऊर्जादाता हो जाएंगे, है ना। जी सर, और जी सर। जब हम किसी योजना का देखते हैं तो किसानों को आय में बढ़ोतरी हो उसके लिए ये योजना जो है लाई गई है। सर चलिए। ये जो एक मिनट सर, सर ये 20 लाख की है, इस पे साइट पे भी देख रहे हैं 20 लाख की है। हाँ, साइट पे कोई बात नहीं फौजी जी। कंपोनेंट इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर पंप, सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स है। हाँ, उन्होंने अपने बैंक के आपका सर्कुलर मिनिस्ट्री में ऑफ दिखाया न्यू है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे दिया हुआ है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वो तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग आपकी मिनिस्ट्री है, द न्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उनका सर्कुलर भेजा है उन्होंने, मैं स्टडी करके उनको क्लेरिफाई करा दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी किसान हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, आपके बैंक से लोन लिए हुए हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक और बात जो आरपीजी जो मैं बताया कि रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं, इनका उद्देश्य यही है कि हम आरईपीपी स्थापित करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। किसान के खेत में हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्थापित करेंगे। और ये जो स्थापित करेंगे इसके लिए मुख्य जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो में है, वो है कि जहां भी सब स्टेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है फौजी प्रदीप जी, समझ गए बात को? सदन जी? जी सर, समझ रहा कि हूँ। हाँ, क्या होगा, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी है, हर स्टेट में अलग अलग को दिया हुआ है। तो वो कंपनी क्या करेगा, जगह जगह सब स्टेशन बनाएगा, क्योंकि ये ग्रिड कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है सोलर के लिए। जैसे कि बिजली होता है ना, इलेक्ट्रिक बिजली के तार होते हैं, तो वो सब स्टेशन बनाएगा। उस सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ये हम लोग जो है इसको पावर प्लांट जनरेट करेंगे। जी सर। चलिए, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो नोटिफाई करेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही क्या? जी आ रही है सर, आ रही। सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो सब स्टेशन जहां जहां बनाएंगे और उनकी कैपेसिटी जो है वो नोटिफाई करेगी, मतलब इंफॉर्मेशन देगी, नोटिफाई करेगी कि हमारा सब स्टेशन यहाँ यहाँ है। और उस सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर प्लांट जो है स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए किसान जो है अप्लाई कर सकते हैं कि उनके खेत में जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट वो बनाना चाहते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इसके लिए
उनको जो है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके साथ एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करना होता है। पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करना होगा। द रिन्यूएबल पावर जनरेटेड विल बी परचेज बाय डिस्कॉम एट प्री फिक्स लेवलाइज टैरिफ। उनका एक टैरिफ है, इस रेट पर हम खरीदेंगे। तो उस रेट पर खरीदने के लिए पावर जो खरीदने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो एग्रीमेंट करेंगे, और एग्रीमेंट करके फिर उसको जो है वहाँ पर नोटिफाई करेंगे और किसानों को जो है उनके एप्लीकेशन दिए जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गया तो फिर बीडिंग होगा रेट का, है ना। वैसे 6.60 पर यूनिट पर है, उसमें फिर कुछ सरकार जो है इंसेंटिव भी देती है इनको। आगे हम डिटेल देखेंगे। जहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं कि उसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। दूसरा, इस योजना का शुरुआत 2019 में हुआ था। 2024 तक योजना थी, जिसे 2031 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये योजना अभी कितने समय तक बढ़ाई गई, 31 मार्च 2026 तक। अगला है, इसमें कितने सोलर कैपेसिटी ऐड करने का लक्ष्य था। 30,000 जो 30,800 मेगावाट इसमें ऐड करने का था। और इसके लिए बजट लेआउट कितना रखा, 34,422 करोड़ का बजट क्या इसके लिए लेआउट रखा। और फिर उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है कि जहां पर भी सब स्टेशन होंगे, सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही जो किसान होंगे वो पावर प्लांट का जनरेशन कर सकते हैं, ताकि उनको जो है ट्रांसमिशन वगैरह के लिए ज़्यादा लॉस ना हो और उनको सुविधा हो। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो पावर परचेस एग्रीमेंट होंगे वो उनके जो टैरिफ में होंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और आरपीजी। जो भी ऊर्जादाता होंगे उनको आरपीजी कहेंगे, रिन्यूएबल पावर जनरेटर। और जो खरीदने वाले होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेंगे, वो खरीदेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पीपीए जो होगा वो पीपीए होगा। पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट। ये आरपीजी और डिस्कॉम के बीच में होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये प्रिपेयर करेगा। और ये जो पीपीए है कितने साल का होगा, 25 साल का होगा। कितना होगा फौजी प्रदीप जी, कितने साल का एग्रीमेंट होगा? 25 ईयर सर। 25 ईयर्स होगा सर। तो बताओ फौजी प्रदीप जी, कितना अच्छा है ना। एक किसान का एग्रीमेंट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कि वो 25 साल तक उसका ऊर्जा खरीदता रहेगा। कितना अच्छी बात है ना। 25 साल के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। इनकम भी हो जाएगा, मतलब एक सिक्योरिटी है कि किसान ऊर्जा बनाएगा और उसके ऊर्जा को खरीदेगा। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सो आपको याद रखना है 25 साल की द ड्यूरेशन ऑफ पावर परचेस एग्रीमेंट विल बी 25 ईयर्स फ्रॉम द कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट सीओडी ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हो जाएगा और उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस तारीख से लेके 25 साल तक, मतलब पावर जनरेशन के बाद, मतलब किसान का एक ऊर्जा भी नागा नहीं जाएगा या खराब नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको याद रखिए 25 साल, और वो 5 किलोमीटर याद रखिए। अगला देखिए कि जैसे कि हम इंडिविजुअल एंटिटी में देखे थे कि किसान भी खरीद सकता है, ग्रुप ऑफ फार्मर भी, कोऑपरेटिव्स भी, पंचायत भी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, और वाटर यूजर एसोसिएशन जो होते हैं क्यों बनाए गए हैं सदन जी? क्योंकि पानी की उपलब्धता है, लेकिन ये जी जो वाटर यूजर एसोसिएशन है ये क्या करते हैं कि पानी की बचत कैसे की जाए और सही समय में उनका सदुपयोग कैसे किया जाए। आप अरे लोग वाह। गांव में काम करते हैं सदन जी, आप देखे होंगे कि जहाँ जगह जगह एक जगह वाटर इकट्ठा किया जाता है। वाटर, जी जब बारिश का पानी है वो ना पानी में बह के न चला जाए तो उनको लिए स्टोर किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल जो है अपने किसानों के लिए और ज़रूरत जिसके लिए उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इनको भी लोन दिया जाता है। और ये जो इनको आरपीजी कहा जाता है, ये स्क्रीन में दिया है। और जो पहले से ही प्री लेवलाइज रेट हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड आपके रिन्यूएबल एनर्जी, उसके आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। और अगर कोई किसान लीज में लेता है तो भी वो देंगे ओनर को, जो है लीज पे भी ले सकता है, लीज रेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, पार्टी के साथ। और उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साइन होंगे। और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो 25 साल तक रहेगा, जो आरपीजी और डिस्कॉम के बीच में होगा। लीज एग्रीमेंट के लिए बोला गया है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ कंसर्न पार्टी जरूरी है। अगर कोई किसान जो है अपने खेत को किसी सदन जी को दे देता है और उसमें बिजली उत्पादन करना चाहते हैं सोलर पैनल के माध्यम से,
और एग्रीकल्चर पंप के बेस पे वो ग्रिड कनेक्टेड होना चाहते हैं तो होगा, बट बशर्ते लीज एग्रीमेंट में कंसेंट चाहिए। और फार्मर को जो है लीज एग्रीमेंट जो उनके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, ये डिस्काउंट कंपनी से जो मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। सदन जी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए हाँ आपने किसी का खेत लिया और उसमें पावर जनरेट कर रहे हैं, तो आप लीज एग्रीमेंट इस तरह से बनाएंगे कि जो भी उनका किराया होगा वो डिस्कॉम कंपनी डायरेक्टली उनके अकाउंट में देगा, लीज वाले का, और जो बचा हुआ हिस्सा आपको देगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो जो अपने रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं जो कि किसान हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए फ्री होंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इस स्क्रीन में ये कहा गया है कि सबसे पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट की स्थापना जो है वहाँ की जाएगी जहाँ पर अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब ऐसी जगह जहाँ किसान खेती नहीं कर पा रहा है, परती भूमि है, दलदली है, वहाँ फसल पैदा नहीं कर पा रहा है ना, बैरन है, खाली जगह है, बंजर है, तो ऐसी जगह में लगाएगा और उस जगह का इस्तेमाल अपने आय बढ़ाने के लिए करेगा, ये बात कही गई है। ऐसा ये स्कीम जो है चाहता है, इस स्कीम का उद्देश्य है कि किसान अपने कुछ हिस्से में एग्रीकल्चर तो कर ही रहा है, बाकी खाली जगह में भी वो बिजली पैदा करे। चलिए, तो ये अगला महत्वपूर्ण भाग में, जहाँ पर महत्वपूर्ण भाग होगा मैं आपको और बता दूंगा। अब आते हैं फैसिलिटी टाइप। लोन की फैसिलिटी क्या होगी? टर्म लोन होगा और बैंक गारंटी होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बैंक गारंटी लेते हैं। और टर्म लोन इसलिए होगा क्योंकि आपको कुछ संयंत्र लगाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। तो दो तरह के फैसिलिटी होंगे। एक टर्म लोन होगा क्योंकि आपको सोलर पंप खरीदना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है, तो ये आपको टर्म लोन होगा। और बैंक गारंटी इसलिए क्योंकि आपको बैंक गारंटी क्या होता है कि बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी देगा कि आप इनके साथ सौदा कर लीजिए, अगर आप इनके चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब ये पेमेंट नहीं करते हैं आपके यंत्र वगैरह का, तो भुगतान बैंक करेगी। मान लीजिए किसी से हम मशीन खरीद रहे हैं और उसको बोलते हैं कि आप मशीन भेज दो, तो हम पैसा पहले नहीं देते हैं, मशीन पहुंच जाए, लग जाए, काम कर रहा है कि नहीं, उस योग्य है कि नहीं, तब देंगे, या कंडीशन होगा। तो वो बोलता है, सामने वाला भी मशीन कैसे भेज देगा, तो बोलता है बैंक गारंटी दे दो मुझे, बैंक से गारंटी दे दो कि भैया मेरा मशीन पहुंचेगा, काम करने लगेगा, तब पैसा दे देना। तो मशीन पहुंचा दिया और काम करने भी लग गया, लेकिन आप पैसा नहीं दिए, तो फिर बैंक के पास आएगा, भैया आपने वादा किया था दो, तो ये बैंक गारंटी इसलिए लगता है। चलिए, तो अब लोन क्लासिफिकेशन होगा एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट। एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि इसका सीधा इस्तेमाल फसल के लिए किया जाता है। प्रियोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर के तीन भाग होते हैं। एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एग्रीकल्चर एंसिलरीज होता है। तो ये एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट में आएगा। इंडिविजुअल फार्मर के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना भी लोन लेगा सारा सारा प्रियोरिटी सेक्टर में आएगा। कॉरपोरेट फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फूड प्रोडक्शन कंपनी, जो कंपनीज होंगे, उनके लिए 5 करोड़ की लिमिट है। 5 करोड़ तक प्रियोरिटी सेक्टर में होगा, 5 करोड़ के ऊपर नॉन प्रियोरिटी सेक्टर में आएगा। जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर आते हैं तो उनको 5 करोड़ तक, अदरवाइज इंडिविजुअल फार्मर आते हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है प्रियोरिटी सेक्टर में। अब आता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस। ये अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है। आप सदन जी, आपके पास पॉलिसी है, आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ मैक्सिमम फाइनेंस थोड़ा अलग हो सकता है। ये मैंने एक नेशनलाइज बैंकों का एक लिया हुआ है, सेंट्रल जी बैंक सर। का है ये है। तो जी। आपका पढ़ के देखिए कितना मैक्सिमम फाइनेंस है आपके बैंक में। मैक्सिमम फाइनेंस सर बैंक दे रहा है, ये कंपोनेंट्स ए में दे रहा है सर 70%। नहीं नहीं, वो तो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस है, मतलब अमाउंट वाइज कितना है आपके बैंक का, क्योंकि ये बैंक में वो अलग हो सकता है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस से आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, फिर चैट चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यहाँ ठीक पर सर। जो मैं ये मैक्सिमम फाइनेंस का ये कोट किया हूँ, ये सेंट्रल बैंक का है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अगर कोई किसान लेना चाहता है तो उसको मैक्सिमम 10 करोड़ मिलेगा। और इसमें क्वांटम ऑफ फाइनेंस, जैसा कि हमारे सदन जी ने बोला, 70% है, 30% जो है वो मार्जिन होगा। मार्जिन हाँ। मतलब किसान देगा। ओके ओके, वेल डन सर। मेरे पास 4 करोड़ का है सर। चार मेरे करोड़ यहाँ 4 करोड़ का है। हाँ, क्योंकि आपके बैंक का अलग अलग बैंक का होगा 4 करोड़, है ना, तो ये हाँ। ये सेंट्रल बैंक का है 10 करोड़। लेकिन हाँ क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो है 70% होगा, मार्जिन 30% किसान देगा, और जी। बैंक गारंटी के लिए जो है 100% मार्जिन, मतलब
बैंक गारंटी में क्या 100% मार्जिन लगेगा बैंक गारंटी में, और टर्म लोन में 30% मार्जिन। मान लीजिए उसको 10 लाख की बैंक गारंटी चाहिए, तो 10 लाख रुपए का हमको मार्जिन चाहिए, उसका फुल मार्जिन चाहिए। मतलब वो व्यक्ति उसके साथ खरीदने के लिए टाई अप कर रहा है, तो हमको पहले फुल मार्जिन में चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर टर्म लोन लेता है तो 30% का मार्जिन है, और बैंक गारंटी देता है तो कोई एफडी या कैश 100% दे दे। ये कहा गया है कि 50% जो मान लीजिए प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब 30% है, उसका 50% जो है पहले दे दे, और फुल कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख का संयंत्र स्थापित कर रहा है उदाहरण के तौर पर, तो 3 लाख रुपए जो है किसान को देना है, 7 लाख रुपए बैंक का लोन होगा। तो ये पॉलिसी कहता है कि जो 3 लाख का 50%, मतलब 1.5 लाख रुपए पहले दे दे, अपफ्रंट दे दे, फर्स्ट दे दे, और बाकी 1.5 लाख जो है 75% लोन डिसबर्स हो जाता है तो दे दे। बात समझ में आई सदन जी? जी सर, जी सर। 30% मार्जिन है किसान का, तो 30% मार्जिन में कहा गया है कि पहला डिसबर्समेंट में कम से कम 50% मार्जिन दे दे, और जब 75% डिसबर्समेंट हो जाता है लोन का, तो उस समय बाकी सारा जो है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन दे दे 30%, ऐसा ये कहा गया है। तो आपको ये हायर स्केल में पूछा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जो है क्लरिकल टू ऑफिसर में पूछा जा सकता है मार्जिन कितना है, क्योंकि लोन जब पढ़ते हैं, लोन में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मैक्सिमम फाइनेंस मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड मोरेटोरियम, और कोलेटरल सिक्योरिटी, ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर 30% इसका मार्जिन है। रेटिंग, रेटिंग जो है हायर स्केल में 2 to 3 में पूछा जाता है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक का है। और इंटरेस्ट रेट बहुत कम में पूछा जाता है। किसी स्कीम में इंटरेस्ट रेट पूछा जाएगा, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा है उसमें इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है, डीआरआई है उसमें इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है। बाकी योजनाओं में इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि अमाउंट कितना है, उसका रेटिंग कैसा है, तो उसके आधार पर इंटरेस्ट रेट वेरिएशन करता है, इसलिए उसके बारे में सवाल कम पूछे जाते हैं। तो ये बस आप देखने के लिए है कि 1 करोड़ तक के लोन है तो MCLR +1%, 1 करोड़ से ऊपर है तो उसकी रेटिंग देखी जाएगी, CBI 1 रेटिंग है तो आपको MCLR जो है 1 साल का MCLR, मतलब CBI 1 रेटिंग है तो मतलब बहुत अच्छा है, तो उसको रिस्क कम है तो इसलिए उसको इंटरेस्ट भी कम है। CBI 2 है तो MCLR .+15 है, CBI 3 है तो MCLR +0.40 है, CBI 4 MCLR +0.70 है। CBI 4 तक बहुत अच्छा माना जाता है, CBI 4 की रेटिंग आई है तो अच्छा है। CBI 5 और 6 थोड़ा रिस्क वाला माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। चलिए, अब आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जितने भी प्लांट और मशीनरी लगाए गए हैं, प्लांट एंड मशीनरी पर हाइपोथिकेशन चार्ज होगा। और प्लांट एंड मशीनरी पर हाइपोथिकेशन क्यों चार्ज होता है अपने फौजी प्रदीप जी? प्लांट एंड मशीनरी पर हाइपोथिकेशन क्यों चार्ज होता है? क्योंकि ये बैंक के द्वारा दिए गए ऐसे एसेट्स हैं जिनको मूव किया जा सकता है, कहीं पर हटा के लगा दिया जा सकता है दूसरी जगह, इसलिए इसमें हाइपोथिकेशन दर्ज होता है। और अगर लैंड बिल्डिंग है तो वहां पर मॉर्गेज होगा, फॉरेस्ट लैंड नहीं होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग है तो वहां पर मॉर्गेज होगा। और जो डिस्कॉम के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट किया गया है उसमें जो है असाइनमेंट होगा, हाइपोथिकेशन ऑफ रिसीवेबल बेस्ड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद डिस्कॉम एंड फॉर्मर बैक बाय स्क्रू अरेंजमेंट अंडर फॉर्म PPA। अगर मान लीजिए कोई रिसीवेबल आएगा तो वो हाइपोथिकेशन होगा, और अगर एग्रीमेंट होगा तो वहां पर असाइनमेंट होगा, ये चार्ज जो है क्रिएट होगा। मतलब रिसीवेबल होगा, मतलब गुड्स के रूप में कोई रिसीवेबल आ रहा है, कैश के रूप में कोई रिसीवेबल आ रहा है, तो गुड्स स्टॉक्स है तो वहां पर हाइपोथिकेशन होगा। अगर एग्रीमेंट पर अगर कोई प्रभार दर्ज होना है, जैसे कि पावर परचेस एग्रीमेंट है, तो वहां पर असाइनमेंट होगा। ध्यानपूर्वक सुन के वहां पर लगा दीजिएगा, वैसे भी आपने चार्ज क्रिएशन वाले में डेफिनेशन में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब आते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में देखिए, असाइनमेंट ऑफ PPA मैंने अभी बताया कि पावर परचेस एग्रीमेंट है,
जिसमें असाइनमेंट दर्ज होगा। पावर परचेस एग्रीमेंट क्या है कि पावर परचेस एग्रीमेंट ये है कि जो 25 साल का एग्रीमेंट हुआ है आरपीजी और डिस्कॉम के बीच कि भाई आप ऊर्जा बनाओ, मैं खरीदूंगा, पैसा मैं आपको दूंगा आपके अकाउंट में, तो उसके असाइनमेंट होगा। मान लीजिए किसान ईएमआई नहीं पटा रहा है, तो ये असाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बोलेंगे कि आप हमको जो पावर बना रहा है उसका पैसा हमें दे दो, हम लोन में एडजस्ट करेंगे। वैसे देगा तो आप ही के अकाउंट में, तो ये असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट में नोटिस देके आप जो है उसको इन कैश करा सकते हैं। बैंक गारंटी में 100% कैश मार्जिन रहेगा, कैश के रूप में या एफडीआर के रूप में। दूसरा ये कहा गया है कि जो डिस्कॉम कंपनी है उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेना होगा किसान के साथ कि भाई जो भी पावर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसका जो पेमेंट है डायरेक्टली लोन अकाउंट के बारोवर में करूंगा, है ना। और ये अंडरटेकिंग लेना है। अंडरटेकिंग इसलिए लेना है क्योंकि कल के वो जैसे कि हम पर्सनल लोन देते हैं तो एक अंडरटेकिंग लेते हैं ना एम्प्लॉयर से, है ना। फौजी प्रदीप जी, याद है आपको, जब आप पर्सनल लोन देते हैं तो एक अंडरटेकिंग लेते हैं। क्या अंडरटेकिंग लेते हैं? कि अभी मान लीजिए कोई सैलरीड कर्मचारी है, ईएमआई नहीं देता है, तो एम्प्लॉयर से अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप सैलरी से काट के हमें दे दोगे उसका ईएमआई। तो वो इस तरह की अंडरटेकिंग यहाँ भी लेनी पड़ेगी। सीजीटीएमएससी कवरेज भी ले सकता है, लेकिन सीजीटीएमएससी कवरेज लेने के लिए उसको जो है एमएसएमई के गाइडलाइन का पालन करना होगा और उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, ये बात कही गई है। लोन डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट जो होगा वो पावर परचेस एग्रीमेंट जो कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है 25 साल, तो जैसे ही वो साइन हो जाएगा, पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए पहला डिसबर्समेंट के पहले, ये कहा गया है, तब हम करेंगे। और जैसा कि उनमें आपके जो पावर परचेस एग्रीमेंट मिलेगा वो आपके पैनल एडवोकेट या आपके लॉ ऑफिसर से जो है वो वेटिंग होनी चाहिए कि वो एग्रीमेंट सही है कि नहीं है, इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जैसा कि सैंक्शन एंड टर्म्स है उसके आधार पर डिसबर्समेंट होगा। जैसे मशीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर डीडी के माध्यम से जाएगा उसको जो सेलर के पास। प्रोजेक्ट जो है अप्रूवल होना चाहिए स्टेट एजेंसी से, क्योंकि स्टेट एजेंसी एक स्टेक होल्डर है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और एक स्टेट एजेंसी नोडल एजेंसी है, और डिस्कॉम जो है उसका पावर कंपनीज हैं। तो उससे स्टेट एजेंसी से ये अप्रूवल होना चाहिए कि ये प्लांट यहाँ बैठ रहे हैं, और उनका सारा क्लियरेंस होना चाहिए, एविएशन का क्लियरेंस होना चाहिए अगर वो विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो। और दूसरा एनओसी होना चाहिए वहाँ पर संयंत्र लगा रहे हैं। और सेक्टर कंसल्टेंट से वेटिंग होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड पर रजिस्ट्रेशन प्रभार दर्ज होना चाहिए। अगर डाइवर्टेड लैंड है तो मॉर्गेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो है पावर इवोकेशन अरेंजमेंट शुड बी प्लेस बिफोर 75% ऑफ एनर्जी लोन इज डिस्पर्स। तो जो 75% लोन जैसे ही डिसबर्स हो जाएगा, तो वो जो पावर एवोकेशन एग्रीमेंट होगा डिस्कॉम के साथ वो भी प्लेस होना चाहिए, वो भी साइन होना चाहिए कि भैया पावर जनरेट होने वाला ही है, कंप्लीट होगा। फिर उसको जो पावर इक्वेशन अरेंजमेंट है वो प्लेस होना चाहिए, सही तरीके से सेटअप होना चाहिए। अब आते हैं रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 15 ईयर्स होगा, मोरेटोरियम 12 महीने का होगा। तो रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 15 साल, मोरेटोरियम 12 महीना। तो इसको जो है रीपेमेंट पीरियड बहुत लॉन्ग टर्म दिया है, 15 साल, और मोरेटोरियम जो है 12 महीना। और इसकी ईएमआई मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, एज पर द पेमेंट टर्म एग्रीड बाई डिस्कॉम। अब सोचिए, जो किसान है वो ऊर्जा बना रहा है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और उसको बेच रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलता है कि मैं क्वार्टरली दूंगा, तो आप ईएमआई भी क्वार्टरली रखेंगे। वो बोलता है पैसा मैं हाफ ईयरली दूंगा, तो ईएमआई भी हाफ ईयरली रखोगे। अब बोलता है मैं महीने महीने पैसा दूंगा, तो ईएमआई भी महीने महीने करना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा उसमें चला जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन दूसरी जगह कर सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। चलिए, प्रोसेसिंग चार्ज के लिए कहा गया है कि समय समय पर जैसा जैसा प्रोसेसिंग चार्ज के सर्कुलर आपके बैंक के कहते हैं वैसा प्रोसेसिंग चार्ज होगा। नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्ज 0.50% होता है, और कई समय फेस्टिवल के समय छूट भी होता है, तो उसको आप समय समय पर सर्कुलर में देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट लगेंगे, लोन एप्लीकेशन जो किसी भी लोन में लगता है कि हम लोन लेना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशन में साइन करता है, अपने सारे डिटेल देता है।
टर्म लोन एग्रीमेंट, टर्म लोन क्योंकि ये एक समय के लिए वो आपसे एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं पैसा अभी ले रहा हूँ एक मुश्त, तो उसको इस महीने के आधार पर मैं चुकाऊंगा लंबे समय में। हाइपोथिकेशन ऑफ मशीन होगा, क्योंकि स्टॉक्स, मशीन्स, प्लांट मशीनरी पर हाइपोथिकेशन लगता है। लेटर ऑफ गारंटी लगेगा, इंटरेस्ट वेरिएशन लेटर लगेंगे, हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स लगेंगे, पावर परचेस एग्रीमेंट लगेगा और उसमें असाइनमेंट लगेंगे। और फिर उसके बाद टाइपर टाइट एग्रीमेंट होता है, एक स्टेट नोडल एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और आरपीजी। तो इनके साथ एक स्क्रो अरेंजमेंट होगा। स्क्रो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी वो पैसा देंगे स्क्रो अकाउंट में देंगे, फिर स्क्रो अकाउंट्स के माध्यम से फिर आरपीजी और बैंक में सेटल होता है। मतलब स्क्रो अकाउंट बैंक के साथ एक मेंटेन होगा, उनके पैसा स्क्रो अकाउंट में आएंगे, फिर वहां से वो आरपीजी को जाएगा। तो इस तरह का एक टाइपरटाइट एग्रीमेंट होगा। और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट स्क्रो अकाउंट से डेबिट होंगे और बाकी पैसा जो है उसके सेविंग अकाउंट में जाएगा। आयरेक नॉर्म्स इसमें कहा गया है कि 90 डेज तक अगर उसके प्रिंसिपल और ईएमआई अगर ओवर ड्यू रहा, 90 डेज से ऊपर हो गया, तो वो एनपीए कहलाएगा। ये नॉर्म्स है जो साधारण टर्म लोन में नॉर्म्स होते हैं। केवाईसी कंप्लायंस, फुली केवाईसी कंप्लायंस करने हैं, जैसे कि सीआईएफ, आधार कार्ड, जो केवाईसी के ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनको इकट्ठा करना है। साथ ही साथ जो बोरोवर हैं, को बोरोवर हैं, गारंटर हैं, इनके सारे ड्यू डिलीजेंस करने हैं, केवाईसी कंप्लायंस करने हैं, उनके सिबिल रिपोर्ट देखने हैं, उनके आरबीआई के डिफॉल्टर लिस्ट भी चेक करना है। एक मिनिमम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के जो सीआईसी स्कोर होगा वो 700 होना चाहिए। और 2 सीआईसी रिपोर्ट होने चाहिए, एक तो या तो सिबिल से ले लीजिए, एक्सपीरियंस से ले लीजिए, कम से कम 2 चाहिए। अगर लोन 50 लाख का से ऊपर है तो 2 सीआईसी चाहिए, 50 लाख से कम है तो एक सीआईसी रिपोर्ट भी काम चल जाएगा। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ रेशियो जो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये क्रेडिट रेसिंग रिस्क रेटिंग है, ये अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, टूल होते हैं उनके रेटिंग के लिए। क्योंकि इस रेटिंग और रेशियो के आधार पर फिर आप ये डिसाइड करते हो कि इनको लोन देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर 1 करोड़ तक का लोन है तो रिस्क रेटिंग जो मैनुअल रेटिंग होगा, 1 करोड़ से ऊपर है, मैनुअल रेटिंग में 51 नंबर पाने चाहिए। 51 नंबर हर्डल है, 51 से ऊपर है तो आप उसको लोन दे देंगे। 1 करोड़ से ऊपर का लोन है तो रैम टूल होता है, रिटेल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टूल होता है, तो उसके आधार पर होगा। और इसके रेशियो जो है, डेट इक्विटी रेशियो 70-30 का है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है कि उसके पास जितना कैपिटल है वो बाहर से उसको कितना पैसा ले सकता है ना। तो समझ लीजिए उसके पास 1 रुपये है और वो 4 रुपया लोन ले रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं होगा उसमें, है ना। तो 70%, 70-30 का रेशियो होना चाहिए। 30 रुपया उसका कैपिटल होना चाहिए, 70 रुपया वो लोन ले सकते हैं। ये डेट इक्विटी है। डीएससीआर 1.25:1 होना चाहिए। डीएससीआर एक ऐसा रेशियो है जिससे कि उसके टर्म लोन के ईएमआई का रीपेमेंट वो कैसे कर पाएगा, उसका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है और उसकी किस्त कितनी है, वो रेशियो है कि वो उसको कितना पटा पाएगा। तो उसको सारे चीज़ें काटने के बाद 1.25 होना चाहिए, तब तो वो 1 रुपया पे कर पाएगा। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ये है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। जो फाइनेंस फिक्स एसेट कवरेज रेशियो जो है, फिक्स एसेट्स जो होते हैं, जैसे आपके फिक्स एसेट है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसका 1.251 रेशियो होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 1.75 होना चाहिए। और एलटीवी रेशियो 70% होना चाहिए। जैसा कि हमारे सदन जी ने बताया कि 30% मार्जिन है तो एलटीवी रेशियो 70% होगा। चलिए, प्री पेमेंट पेनल्टी और टीईवी। टीवी का मतलब होता है टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी, और प्री पेनल पेनल्टी का होता है कि अगर हमने लोन दिया और उसके पहले वो उसको क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये नहीं था। हमारा उद्देश्य तो था किसान को लंबे समय तक उसको जो है सुविधा प्राप्त करना और उसकी आय में बढ़ोतरी करना, लेकिन वो पहले ही क्लोज कर रहा है, मतलब या तो प्लांट बंद कर रहा है या तो उसके पास पैसा आ गया अचानक। तो ऐसे कंडीशन में उनको पेनल्टी लेंगे, या टेक ओवर करा रहा है तो 2% समय से पहले, हम 15 साल के लिए लोन दिए, समय से पहले करेगा तो 2% पेनल्टी, या टेक ओवर कर रहा है तो 2% आउटस्टैंडिंग बैलेंस की जो है प्री पेमेंट पेनल्टी लेंगे। और अगर यूनिट 5 करोड़ से ऊपर का है तो टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी जरूरी है, जो टीईवी रिपोर्ट बोलते हैं। और ये सामान्यतः भी सवाल पूछेगा तो आप इसकी लिमिट याद रखिए 5 करोड़।
टीवी रिपोर्ट जरूरत है, 5 करोड़ के एक्सपोजर में टिक लगा दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए, ड्यू डिलिजेंस, जैसा कि मैंने कहा कि बैंकर होने के नाते आपके सामने कुछ भी आता है ड्यू डिलिजेंस करिए, है ना फौजी प्रदीप जी? करते हैं ना? आप फोन करते रहते हैं बीच में, सर मेरे सामने कागज आ गया क्या करें बताइए, है ना? सही बात है सर। कुछ भी आए ड्यू डिलिजेंस करिए, है ना? कोई भी चीज़ आए ड्यू डिलिजेंस करिए कि भाई कोई लिख के दे रहा है, कुछ भी कागज दे रहा है, कहीं से सर्टिफिकेट ला रहा है, तो उसका ड्यू डिलिजेंस करिए, क्या वो सर्टिफिकेट वहां से जारी हुआ है? जैसे कोई डेथ सर्टिफिकेट लाया, वो फर्जी हो गया, तो अभी वो आदमी जिंदा है और मरा हुआ दिखा दिया, तो ड्यू डिलिजेंस करना है, जहां से जारी हुआ है वो कंफर्म करना है कि सर आपके यहाँ से जारी हुआ है। आप खुद ही चले जाइए मालिक, नहीं तो फिर कुछ उपाय से उसको ड्यू डिलिजेंस करिए, लेकिन करिए उसको। इसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर उसने कोई कोटेशन दिया है, तो आप कोटेशन को ड्यू डिलिजेंस तो करिए कि वो सप्लायर है भी कि नहीं, वो सामान बनाता है कि नहीं, कि पता चला पड़ोस से ही ले आया है उसने, है ना? तो ये ड्यू डिलिजेंस होता है। कोटेशन है, वो जहाँ से कोटेशन खरीदना चाह रहा है, मशीन खरीदना चाह रहा है, वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। इंश्योरेंस, एसेट, जो भी बैंक फाइनेंस होगा उसमें एसेट बनाया गया है तो उसका इंश्योरेंस होगा फुल। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी एज पर डेलीगेटेड पावर, जितना जितना पावर दिया गया है उतना उतना जो है आपके ऑफिसर जो हैं उसको दे सकते हैं। तो एक समरी यहाँ पर मैं बनाया हूँ कि सबसे पहले जो डिस्कॉम पावर जनरेशन है वो नोटिफिकेशन करेंगे कि यहाँ यहाँ सब स्टेशन होगा और उसकी जनरेशन कैपेसिटी बताएंगे। फिर उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जो भी रिन्यूएबल पावर जनरेटर होंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट किया जाएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर उनकी कमीशनिंग की जाएगी, बैंक गारंटी उनसे लिया जाएगा 5 लाख रुपए पर मेगावाट, और अगर वो 2 मेगावाट का करते हैं तो 10 लाख का हो जाएगा बैंक गारंटी, क्योंकि बैंक गारंटी वो स्थापित करने के लिए वो लगेगा उनको। फिर पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होगा डिस्कॉम कंपनी के साथ, 25 साल का एग्रीमेंट होगा। फिर कनेक्टिविटी क्लियरेंस प्लांट सेटअप होगा। फिर कंपनसेशन बाय रिन्यूएबल पावर जनरेटर इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन मिनिमम जनरेशन। मिनिमम जनरेशन अगर बोला कि आपको इतना पावर जनरेट करना ही है और अगर उसमें शॉर्टफॉल है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना भाई? आप बोले हो ना इतना कम से कम मैं पैदा करूंगा ही करूंगा, उससे ज़्यादा करो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका उतना अलॉट हो गया। अगर आपका मिनिमम नहीं बताते तो किसी दूसरे किसान का फायदा हो जाता, इसीलिए यहाँ पर कंपनसेशन लगेगा। कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट लगेगा, और जो प्रोक्योरमेंट बेस इंसेंटिव है जिसको पीबीआई कहते हैं, और ये डिस्कॉम कंपनी को मिलता है 40 पैसा पर यूनिट। अगर या मैक्सिमम 6.60 लाख ये इंसेंटिव मिलता है, गवर्नमेंट से मिलेगा किसको? डिस्कॉम को 40 पैसा पर यूनिट। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ये सारा प्रोक्योरमेंट करता है, उनसे खरीदता है ना, किसानों से खरीदता है, इसलिए उसको इंसेंटिव देते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी बेस्ड इंसेंटिव। प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव मिलता है डिस्कॉम कंपनी को 40 पैसा पर यूनिट। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि जो भी डिस्कॉम कंपनी है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हमारे सब स्टेशन यहाँ यहाँ सब स्टेशन हैं, हम नोटिफाई कर रहे हैं। और ये नोटिफाई कर रहे हैं कि हम इसमें जो है 33/11 किलोवाट, 66/11 किलोवाट, 110/11 किलोवाट सब स्टेशन हमारे हैं। इसमें किसान जो है जो चाहते हैं अपने ज़मीन को लीज आउट करने के लिए और एनर्जी पावर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने के लिए उनसे आवेदन लेते हैं। उनसे आवेदन लेके बायपर्टाइट एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होने के बाद उन अगर ज़्यादा किसान आ गए तो उनकी बिडिंग होगी, और बिडिंग होने के बाद उनके एप्लीकेशन होंगे। एप्लीकेशन के लिए फीस जो है 5,000 पर मेगावाट फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है, एप्लीकेशन के लिए फीस है। उसके बाद उनका जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट होगा। लेटर ऑफ अलॉटमेंट होने के बाद जो है वो एग्रीमेंट वगैरह सारा होंगे सब स्टेशन में, ये बात कही गई है। और इसके लिए फिर सब स्टेशन में कनेक्टिविटी होगी। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट में 2 मेगावाट है, और मिनिमम जो है 500 किलोवाट, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट है। तो जो डिस्कॉम कंपनी है वो
रिन्यूएबल पावर जनरेटर को उनको राइट वे में उनको कम से कम 11 केवी लाइन के साथ कनेक्ट करेगा और सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए वो बाइपार्टाइट एग्रीमेंट करेंगे। क्लियरेंस जो है वो अब सारे डॉक्यूमेंट सेटअप करने के समय सारी चीज़ों में गवर्नमेंट के लगेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लगेंगे, लोकल बॉडी के लगेंगे, पंचायत के लगेंगे। फिर पावर परचेस एग्रीमेंट जिसको पीपीए कहते हैं, ये 25 साल का रहेगा डिस्कॉम और आरपीजी के बीच। लेटर ऑफ अवार्ड मतलब कि अब इसका इशू हो गया, डिस्कॉम कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड दे दिया, तो उसके 2 महीने के अंदर पीपीए साइन हो जाना चाहिए। और उसमें जो रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं उनको कम से कम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है उसको अचीव करना होगा मिनिमम, और एनुअल बेसिस पर उसका 15% जो है वो पीपीए पीरियड में ही आपको हासिल करना है। ये बात कही गई है। मिनिमम जो देगा कि आप अगर एक साल में इतना पावर जनरेशन किए हैं तो उसमें बोला कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड रखेगा उस एग्रीमेंट में, इतना आपको हासिल करना है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन होगा, ये बात है। यहाँ पर कुछ अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट भी करना होगा, 1 लाख रुपए पर मेगावाट में बैंक गारंटी के तौर पर। तो मिनिमम जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपए पर मेगावाट रखना है। और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है 5 लाख रुपया पर मेगावाट रखना है। जो डेट ऑफ इशू होगा लेटर ऑफ अवार्ड उसके 30 दिनों के अंदर रखना है, जो 2 महीने तक वैलिड होगा, क्योंकि उसके बाद संयंत्र स्थापित हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। ये जो है कही गई है। अगर कोई बिडर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो उसको 15 दिनों के अंदर उसका जो अर्निएस्ट मनी है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अगर सेलेक्ट हुआ तो अर्निएस्ट मनी जो है रहेगा, क्योंकि वो एक लंबे समय के बाद फिर आपको वापस मिलेगा। कमीशनिंग का स्ट्रक्चर दिया है, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट जो रहेगा उसका लेटर ऑफ अवार्ड इशू होगा, उससे 12 महीने के अंदर जो है ये जो है साइन हो जाएगा कमीशनिंग वाला। और इसके सारे प्रोपोर्शनेट बैलेंस कैपेसिटी जो अगर कमीशन नहीं हुआ है, मतलब समझ लो कि जो कमीशन है वो 12 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, और डिले 2 महीना से ज़्यादा डिले हुआ तो बैलेंस कैपेसिटी ये कमीशन नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब आपका जो पावर जनरेशन का है उस डिले भी उसको दिया गया एग्रीमेंट में कि डिलेड अप टू 2 मंथ द पीजीबी ऑन पर डे बेसिस जो कंपनसेशन लगेगा ना वो आपको इस तरह से कंपनसेशन पे करेगा अगर आपने उसमें नहीं किया तो। कॉमर्शियल डेटा ऑफ ऑपरेशन, शॉर्टफॉल मिनिमम जनरेशन जो मैंने बताया, शॉर्टफॉल मिनिमम जनरेशन 15% प्रिस्क्राइब किया गया डिस्कॉम से, उसकी यूटिलाइजेशन है वो 15% कम से कम होना चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है उतना एनर्जी होना चाहिए, नहीं तो वो आपका एग्रीमेंट फेल्योर हो जाएगा। ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड हैं। और प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 0.40 रुपीज़ पर यूनिट है, या मैक्सिमम 6.6 लाख पर मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड। 1 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल किए हैं तो अधिकतम 6.6 लाख, या पर यूनिट 40 पैसा जो है ये डिस्कॉम को है इंसेंटिव मिलेगा। और फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिस दिन से ऑपरेशन चालू हुआ उस दिन से 5 साल तक ये इसको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके पहले स्टेक होल्डर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो MNRE बोलते हैं। स्टेक होल्डर हैं जो इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जो ये सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके एग्रीमेंट, इनके अलॉटमेंट, इनके डिस्कॉम कंपनी के सारे चीज़ों को रेमेडीज, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराएंगे। दूसरे स्टेक होल्डर हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिसाइड करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेकंड स्टेक होल्डर हैं जो इनके साथ सारे एग्रीमेंट करेंगे। थर्ड स्टेक होल्डर हैं SNA, स्टेट नोडल एजेंसी। स्टेट नोडल एजेंसी जो है वो किसानों को सहायता प्रदान करेंगे, किसानों का सिलेक्शन करेंगे, उनको जागरूकता करेंगे, उनको तैयार करवाएंगे, और वहाँ पर एक कमेटी बैठेगी जो इन चीज़ों को अप्रूव करेगी और उनको मदद करेगी उनके इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट लेवल कमेटी में बैठक करेगी और उनको सहायता प्रदान कराने में एक लिंक प्रोवाइड कराएगी। और चौथा स्टेक होल्डर है जो किसान, रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं। ये चौथे स्टेक होल्डर हैं। इंडिविजुअल किसान हो सकते हैं, ग्रुप फार्मर्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, पंचायत हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, और ये जो हैं अपने वाटर यूजर एसोसिएशन हो सकते हैं। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है डिस्कॉम पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कॉम जो है इनको सब कैरिड आउट करेगा और पीपीए एग्रीमेंट वगैरह करेगा। तो ये आज जो है सारी इस योजना के बारे में थोड़ा सेशन जरूर एकदम से डिटेल सेशन था, लेकिन ये जीरो से लेके हाई स्किल तक की इंफॉर्मेशन कवर की गई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कवर की गई है। आशा करता हूं कि आपको प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना के बारे में एक पूरी जानकारी, एक विस्तार से जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मिस नहीं करेंगे। थोड़ा एक यहाँ पर जो है टेस्ट ले लेते हैं। हाँ फौजी जी तैयार हैं टेस्ट के लिए? सदन जी जी सर सर। जी सर। चलो, तो एक फर्स्ट। स्कीम तो मोटा मोटी समझ में आ गया ना स्कीम, सदन जी? जी सर। जी सर। उसमें ओके। सर मैं देख रहा हूँ आप जो बताए हैं वो आगे भी दिया हुआ है, हमारा हाँ। पीपीटी और 25 ईयर्स का जो है हम्म। वो दिया हुआ है सर। ओके। अब जो पढ़ा रहे हैं वही है। हम्म। लेकिन फिर भी सर मैं सर्कुलर भेज दिया हूँ, एक नजर में कोई सर बात आप पकड़ पकड़ लेंगे कोई आप बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बिलीव करो जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ और उसके जी हिसाब से तैयार रहो। जी जहाँ जी। डिस्प्यूट वाला चीज़ आती है ना वो एग्जामिनेशन में भी नहीं आती, जो परमानेंट अच्छा वाली चीज़ होती है ना वही अच्छा। एग्जाम में आती है। क्या बात है, क्या बात है सर, तो क्या जहाँ बात विवाद होता है या जहाँ पर इंटीग्रिटी ऑफ डाउट या कहीं भी डाउट आता है वो चीज़ें नहीं आती एग्जामिनेशन में। तो आप मेरे बिलीफ सिस्टम पर आपको भी बिलीव करिए और आगे है। बढ़िए। मैं यहाँ पर ओके। आपको एक सवाल लिए चलता हूँ। सवाल सवाल नंबर सर पहला। एक डाउट और क्लियर कर हाँ दीजिएगा हाँ। प्लीज। हम्म। ये जो ग्रिड कनेक्टेड जो 15 लाख है, ग्रिड कनेक्टेड मतलब जो ये ट्रांसमिशन पावर होता है उससे कनेक्टेड होंगे वो? हाँ देखो फौजी जी बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि किसान जो है 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक सोलर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित करे, पहला। दूसरा है कि 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप स्थापित करे। स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप का मतलब क्या हुआ? अपने ही खेत में वो अपने एग्रीकल्चर पंप के माध्यम से पानी की व्यवस्था करेगा, ठीक। तीसरा जो बात है 15 लाख सोलर पैनल, मतलब ऐसे यंत्र 15 लाख हों जिनमें वो ग्रिड कनेक्ट हो जाए, मतलब एनर्जी को बेचने लगे वो। तीन ओके कंपोनेंट सर। है ना। एक कंपोनेंट है क्लियर। एनर्जी संयंत्र स्थापित करेगा, पावर जनरेट करेगा, और उस जनरेट किए गए पावर को एग्रीकल्चर पंप से कनेक्ट करेगा और अपने ही खेत के लिए यूज करेगा, स्टैंड अलोन पंप। और दूसरा है कि उसको सरप्लस बना के उसको पावर ग्रिड से कनेक्ट होगा, वो 15 लाख है। चलिए तो क्योंकि हमारा ये योजना का उद्देश्य भी है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, तो किसान को हम पानी की सप्लाई के लिए ऊर्जा उत्पादन करेंगे। जो उसका डीजल का अब फौजी प्रदीप जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जो हाँ किसान सर मैं सुन रहा पानी हूँ। पानी पानी लेने के लिए क्या इस्तेमाल करता है बताओ? डीजल का इस्तेमाल करता है ना, डीजल भर भर के गटर गटर क्या चलाता है, क्या बोलते हैं उसको जी? जनरेटर? जनरेटर नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते डीजल हैं? इंजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो जो डीजल इंजन बोलते हैं सर डीजल उसको इंजन। एक्चुअली। बहुत आवाज जनरेटर करता है, भी तो बिजली जनरेट करती है। बहुत आवाज करता है कि नहीं बताओ तो, है ना? हाँ सर। और क्या करता है वो? प्रदूषण फैलाता है ना? तो प्रदूषण काफी फैलाता कॉस्टली पड़ता है सर। है, हाँ। और वो डीजल भरता है, तो वो उसको नॉन फॉसिल्स जो फ्यूल्स हैं उसको हम लोग को मतलब प्रदूषण से बचाना है और उसको जो है इस्तेमाल कराने के लिए। अब ये सोलर पंप भी इस्तेमाल करेगा तो आवाज़ भी नहीं आएगी, कम आवाज़ आएगी, और फिर वो धुआं भी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए सब ये सारी चीज़ें हैं, है ना। चलिए, तो यह पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि हु आर एलिजिबल एंटिटीज एज रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेटर इन प्रधानमंत्री कुसुम योजना? इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वाटर एसोसिएशन, प्रोजेक्ट वाटर यूजर एसोसिएशन। तो ये सभी लोग जो हैं एलिजिबल हैं, है ना, सभी लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आप टिक लगा दीजिए, है ना, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स आर इन पीएम कुसुम स्कीम्स? बताइए जरा हमारे
फौजी प्रदीप जी, इसमें कितने स्टेक होल्डर हैं? आखिरी स्लाइड मैंने बताया था स्टेक होल्डर कौन कौन है। पहला स्टेक होल्डर मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा जो है आपका स्टेक होल्डर बताया था स्टेट नोडल एजेंसी, नहीं दूसरा डिस्कॉम था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी। तीसरा स्टेट नोडल एजेंसी और चौथा था रिन्यूएबल पावर जनरेटर। तो यहाँ पर आंसर होगा 4। मतलब इसके स्टेक होल्डर हैं, पहले मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, फिर स्टेट नोडल एजेंसी और रिन्यूएबल पावर जनरेटर। तो इसका आंसर होगा 4। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट डन बिटवीन whom एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल के लिए पीपीए एग्रीमेंट होता है बताइए फौजी प्रदीप जी, कितने साल के लिए पीपीए एग्रीमेंट होगा? 25 ईयर्स के लिए होगा सर ये। 25 साल के लिए होगा, है ना। तो पीपीए एग्रीमेंट डिस्कॉम, और डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और आरपीजी मतलब जो रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं, जो किसान हैं, वो 25 साल के लिए होगा। व्हाट इज द परचेस ऑफ सेंट सोलर पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट सोलर पीएम कुसुम? मतलब ये सोलर कुसुम योजना का पर्पस क्या है? तो आप बताइए इसका पर्पस क्या है। मैंने बताया था कि किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाना, और उसकी एक कैपेसिटी है 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के जो है उसकी ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट की स्थापना करना, जिसको REPP कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, टू सेटअप डिसेंट्रलाइज ग्राउंड स्टिल्ट माउंट ग्रिड कनेक्टेड सोलर or other renewable energy based power plant capacity of 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट, है ना। ये उसका आपका उद्देश्य है। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर पीएम कुसुम योजना? चूंकि ये किसी सेंट्रल बैंक का है तो आप अपने बैंक का मैक्सिमम देख लीजिएगा। ये 10 करोड़ है यहाँ पर, जैसा कि हमारे सदन जी बोल रहे हैं उनके यहाँ 4 करोड़ मैक्सिमम है, तो 4 करोड़ होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम सीआईसी स्कोर? मिनिमम सीआईसी स्कोर भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन सभी बैंकें इसको पालन करती हैं कि इट शुड बी मिनिमम 700। और अगर 50 लाख से ऊपर का लोन है तो 2 सीआईसी रिपोर्ट लेने हैं, 50 लाख से कम है तो एक सीआईसी रिपोर्ट से भी काम चल जाएगा। फ्रॉम whom डिस्कॉम सेल इनवाइट 33/11, 66/11, 110/11 सब स्टेशन वाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल पावर प्लांट। तो यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है कि जो डिस्कॉम है नोटिफाई करेगा कि हमने यहाँ पर सब स्टेशन बना दिया है, आप जो हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराइए, जिसमें कि आप इसमें प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं कि आप अपने खेत में जो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, उस पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये किसके किसके लिए करता है, किससे मांगता है? वो स्टेट नोडल एजेंसी से मांगता है। पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए मांगता है, कि आरपीजी रिन्यूएबल पावर जनरेटर से मांगता है, कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है? तो ये है सी। मतलब जो डिस्कॉम है वो इनवाइट कराएगा कि आप आरपीजी, आरपीजी मतलब किसान, इनके लिए इनवाइट करेगा कि भाई आप अपना इंटरेस्ट दीजिए कि आप ये स्टेशन के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पावर प्लांट बनाना चाहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिन्यूएबल एनर्जी based power plant will be preferably installed within what kilometer radius of substation in order to avoid high cost of transmission line and to reduce transmission losses? फौजी प्रदीप जी बताइए, एक सब स्टेशन डिस्कॉम ने नोटिफाई किया, उस सब स्टेशन से कितने किलोमीटर के अंदर पावर प्लांट स्थापित हो जाना चाहिए ताकि? 5 किलोमीटर पाँच सर। किलोमीटर के अंदर हो जाना चाहिए सर, 8 किलोमीटर के अंदर हो जाना चाहिए, ताकि ताकि लॉस, ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो। कम से हो, कहीं भाई बिजली जा रहा है तो कहीं ट्रांसमिशन लॉस कम हो और कास्ट भी कम पड़े। तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर रेडियस है। पानी लेके जाते हैं तो छलकते छलकते कहीं गिरता होगा ना, इसमें भी ऐसे ही लॉस होता होगा कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, व्हाट शुड बी द एलटीवी रेशियो इन पीएम कुसुम स्कीम? एलटीवी रेशियो कितना है सदन जी? 70% सर। हाँ, मतलब 30% किसान देगा, 70% लोन।
तो 70% है। पावर परचेस एग्रीमेंट जो होगा 25 साल का होता है डिस्कॉम और आरपीजी के साथ। तो वो पावर परचेस एग्रीमेंट जो है बैंक के पास आएगा तो उसमें बैंक कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा। पावर परचेस एग्रीमेंट इज द टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन कुसुम स्कीम्स। हाइपोथेटिकल सर। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ चार्ज ऑन पीपीए। पीपीए में हाइपोथिकेशन नहीं होगा, पावर परचेस एग्रीमेंट में असाइनमेंट होता है क्योंकि अच्छा, वो असाइन। असाइनमेंट असाइन। है। जैसे एलआईसी पॉलिसी में असाइनमेंट होता है। हाँ हाँ। फिक्स डिपॉजिट रिसिट में क्या होता है बताइए। असाइनमेंट सर। असाइनमेंट। तो पावर परचेस एग्रीमेंट में क्या होगा। असाइनमेंट सर। assignment होगा। ठीक है। जी सर। चलिए। वाह, ये तो सभी सवालों का जवाब आप दे दिए, है ना। तो अच्छा अच्छा लगा। रहा सर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अच्छा रहा सर। हम्म। बड़ा अच्छा लगा। ओके। इधर इधर आपके राइट साइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पढ़िए क्या है, क्या लिखा है। अच्छा। मुझे बस वही समझ मुझे बस वही समझ सकता है जिसके पास मेरा जैसा दिल हो। वाह, क्या बात कही आपने सर हैं। मुझे बस वही समझ सकता है जिसके पास मेरा जैसा दिल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे समझते हो, मतलब मेरे जैसा अरे दिल नहीं आपके सर, पास मैं भी है। तभी तो समझ। अभी 9:30 बज रहा है और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, पढ़ रहे हो। नहीं सर, कहने का मन नहीं कर रहा है कि सर बैंक जाने का टाइम हो रहा है। हाँ, हिम्मत नहीं पड़ रहा है सर बोलने का। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा। आराम से जाइएगा। और अरे पूरी मतलब पकड़ अपने पास होनी चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है कहीं भी, है ना। जो भी होता है अच्छे के लिए होगा। आप कभी भी जिंदगी में लेट हुआ तो हो गया, इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर लेट हो जाऊंगा। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि अरे प्रकृति के नियमों को तो कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, हम खुद को बदल सकते हैं। और खुद को बदलने के लिए हम ये संघर्ष है, ये साधना है। और यही हमारा जो प्रयास है। और इसी प्रयास का प्रभाव और प्रभाव आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। मैं इसी तरह आपको सिखाते रहूंगा। आशा करता हूं कि सरल तरीके से आज। सर एक मिनट और लूंगा सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, सर बताइए। एक डाउट है, इससे हट के है थोड़ा। ये एक खाता खोलने के लिए आया हुआ है, हम्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ओके। तो उन्होंने पैन कार्ड जो है एचयूएफ के नाम बनवा रखा है, एक एफिडेविट दे रहे हैं। ठीक है। तो और उनका आधार लेके खाता खोल सकते हैं इंडिविजुअल का, या और कुछ चाहिए इसमें सर? वो जो कर्ता का भी लगेगा सारा। तो कर्ता का आधार ही लगेगा? हाँ, उसका आधार और उसका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा, कर्ता का। सर है ना। और उसके अकाउंट के लिए जो क्या क्या दिया है अभी उन्हें, हिंदू अनडिवाइडेड का पेन दे दिया है। पैन दे दिया है और एक एफिडेविट दे रहे हैं। एक एफिडेविट दे रहे हैं। ठीक है, एफिडेविट कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं करके ना। तो सर आप लिखना हो तो लिख लीजिए। पैन कार्ड लगेगा, जो एचयूएफ का पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। और सर उसके बाद लगेगा कर्ता का ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। सर और कर्ता का इंडिविजुअल पैन भी लगेगा। कर्ता का, क्योंकि उसका वो बनाओगे ना आप, उसका सीएफ बनाओगे तो कर्ता का पैन भी लगेगा। पैन भले ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पैन आपको लगेगा, ठीक है। तो कर्ता का पैन लगाएंगे या एचयूएफ का पैन लगाएंगे एचयूएफ का पेन लगेगा, आइडेंटिफिकेशन? उसमें एचयूएफ है, क्योंकि एचयूएफ जो है नॉन सर इंडिविजुअल है। तो एचयूएफ का सीआईएफ बनेगा और एक कर्ता का भी बनेगा, दोनों में बेनिफिशियरी लिंक होता है ना। है ना, आजकल अच्छा। केवाईसी के रूल के अनुसार बेनिफिशियरी लिंक होता है। तो मैं आपको सरल तरीके से बता दे रहा हूँ। पैन कार्ड आप एचयूएफ लगेगा, कर्ता का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, कर्ता का सर पैन कार्ड लगेगा। और फिर उसके बाद एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन होता है एचयूएफ का, जो आपको दिया है शायद, है ना। हाँ सर। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ एचयूएफ दिया है, जिसमें हम्म। सारे को पार्टनर जो है सील साइन सील करे रहते हैं। दिया है कि नहीं सर दिया। नहीं, एक। एक एफिडेविट दिया हुआ है और हमने अभी जानकारी लिया था, आप आपसे बात करने वाले थे, तो उसको इसीलिए हम एफिडेविट नहीं कहेंगे बोलते तुमको। हैं, आप देखना। एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन होगा, उसमें डीड ऑफ डिक्लेरेशन आप एचयूएफ होगा। उसमें सारे को पार्टनर जो है लिखे रहते हैं कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये हैं। और उसकी लैंग्वेज भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको होगा तो डीड ऑफ डिक्लेरेशन दे दूंगा उसी फॉर्मेट में। आप साइन करा के डीड ऑफ डिक्लेरेशन ले लीजिए, जो आप एफिडेविट बोल रहे हैं वही होगा, है ना। सर और जो। और इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल होगा? हाँ, करता करेगा, करता करेगा। ठीक। है ठीक। ना। सिग्नेचर जो नॉमिनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं, है ना। नॉमिनी नहीं होगा? नॉमिनी नहीं होगा, एचयूएफ में ठीक। नॉमिनी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। तो डिक्लेरेशन बहुत फॉर्म बहुत धन्यवाद दीजिएगा। सर। और ये क्या है, एंसेस्ट्रल जो होता है ना ये एचयूएफ का, तो वो जो करता होगा वो सारी चीज़ें करेगा, है ना, ओरिजिनल के साथ वेरीफाई कर लेगा वो।
करता, सर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करेगा। सर ओके, चलिए तो बहुत आज बहुत आज धन्यवाद का सर। ये योजना आपको समझ में आ गया फौजी जी? आ गया सर, अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ी और जानकारी हो गई और ज्यादा। चलो बढ़िया है। चलिए तो इसी तरह एक एक आप नए साथियों को हमारे इस सेशन में आमंत्रित करते रहिए, जुड़ते रहिए। ये प्लेटफॉर्म सीखने के लिए बना है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और भी लोग सीखें, केवल 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं, लंबे समय के लिए सीखें। क्योंकि 1 2 महीना में हम इतना समय नहीं दे सकते, हम लंबे समय के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सीख सकते हैं। और आप तो कितने साल से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं। वो साल जब जुड़े थे फौजी जी, और आज वही उत्साह है, वही उमंग है, वही ऊर्जा है। समझ रहे हैं ना? सर तो इसी तरह सीखते रहेंगे। आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे शाम को सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुशी के गीत गाते रहिए। जब जब आएगा बुलावा रे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, हरि का। जब आएगा बुलावा रे, सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। चलिए तो हम मुस्कुराते रहेंगे, और जो जिसके हक का है उसको देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।